आपका एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में कैसे सफर शुरू हुआ? काफी सारी चीजें जब आदमी को लाइफ में नहीं मिलती तो एक क्वेश्चन आता है माइंड में, वाई ऐसा क्यों होता है मेरे साथ या क्यों हो रहा है ना। कोई कहेगा कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, कोई कहेगा मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, कोई कहता है मैं सिर्फ वास्तु हील करता हूँ। ये चारों चीजें को रिलेट करती हैं कैसे? मतलब आप इसके पीछे का क्या लॉजिक है? एस्ट्रोलॉजी सबसे पहले तो जो बेस है वो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी। इसके फाउंडर थे वो ऋषि पराशर थे। ऋषि पराशर ने अपने 2 वॉल्यूम्स इसके रेडी किए A to Z। मतलब आप उससे बाहर नहीं जा सकते। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर बोलता है इसको ऐसा कर लो वैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपने कोई चीज की समरी निकाली है, कुछ प्रेडिक्शन निकाली है, पराशर से बाहर नहीं होगी। टिप टू टिप रेड बुक सारा कुछ उसी में से निकला हुआ है। जब आप इसको पढ़ना शुरू करते हो ना, लॉन्ग प्रोसेस में जब जाने लगते हो तो आपको थोड़ा फील होता है यार इतना डेप्थ। कोई और आप एस्ट्रोलॉजर को देखते हो वो आपको नंबर से बता रहा होता है, 1 नंबर वाला ये कर ले ये हो जाएगा, 2 नंबर। तो आप बोल रहे हो यार मैं तो 1 साल हो गया ये प्रेशर खत्म ही नहीं हो रहा, इसने एक 1 शॉट में ही प्रेडिक्शन दे दी, हाउ इट इज पॉसिबल। फिर स्टडी करते करते आपको ये पता चलने लगता है दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड। इंटरकनेक्टेड कैसे हैं? सपोज करो कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, जो आपके नंबर्स हैं, उसमें आपकी पूरी की पूरी लाइफ की डिटेल छुपी हुई है। नंबर ने आपको ये बता देना कि आपकी लाइफ का कौन सा पार्ट गड़बड़ है, लेकिन अकेला नंबर से उसको आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते। आपको उसके लिए हॉरोस्कोप जरूर देखनी पड़ेगी पराशर से रिलेटेड। कि एस्ट्रोलॉजी का काम है कि हमें अवेयर करना, मेंटली प्रिपेयर करना, ना कि डराना। बेसिकली ज्योतिष को तीसरा नेत्र बोला गया। इट इज काइंड ऑफ लाइट। अब कुछ लोग बोलते हैं, मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने यहाँ से दिल्ली जाना है ना, कहीं भी जाना है, आप रात को जा रहे हो, आप अपनी गाड़ी की लाइट्स ऑन करते हो। जब आप गाड़ी की लाइट्स ऑन करते हो ना अंधेरे में, तो कुछ मीटर तक आपको दिखता है। ऐसा तो नहीं है आपने यहाँ पे लाइट ऑन कर ली और दिल्ली तक पूरी हाई बीम आपको दिख रही है। इट्स नॉट पॉसिबल। आगे सड़क टूटी है, रोड खराब है, उतने मीटर की लाइट जला के धीरे धीरे उस लाइट के सहारे आप रास्ता निकाल गए। दिस इज हाउ ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी वर्क्स। अब कुछ लोग इसमें कंट्राडिक्ट करते हैं इस चीज को, इसको ये पता था तो इसको पहले ही बता देना चाहिए था। तो इसका आंसर ये हो गया, क्या यहाँ से लाइट जगाओगे आप तो दिल्ली तक आपको रास्ता पूरा क्लियर दिख जाएगा? इट्स नॉट पॉसिबल ना। तो ये बड़ा मतलब हाइपोथेटिकल आर्गू के ऐसा नहीं होता। ये आपको सिर्फ गाइड करने के लिए। फिर आपको ये बता देती है कि ये 4 साल आपके अच्छे जाने वाले हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? फाइन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के पॉडकास्ट में। थैंक यू। सबसे पहले मैं बात करूं कि आपका एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में, इन सब में आपका इंटरेस्ट कैसे बना, कैसे सफर शुरू हुआ? सफर तो मैडम ऐसे शुरू हुआ कि काफी सारी चीजें जब आदमी को लाइफ में नहीं मिलती तो एक क्वेश्चन आता है माइंड में, वाई ऐसा क्यों होता है मेरे साथ या क्यों हो रहा है ना। चाहे वो एजुकेशन हो या जॉब हो, कुछ भी हो। तो बेसिकली क्यूरियस माइंड होना इज वन ऑफ द रीजन था कि क्यों होता है। फिर उसके बाद बुक्स रीडिंग का थोड़ा शौक, डिफरेंट लिटरेचर, डिफरेंट बुक्स पढ़ना, और एस्ट्रोलॉजी थोड़ा सा मुझे खींचने लगी कि क्योंकि ये बहुत वास्ट है जी, है ना सब्जेक्ट। मैं बेसिकली पहले साइंस का स्टूडेंट था। साइंस पढ़ता था। तो साइंस में क्या होता है कि आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है ज्यादा, ठीक है। तो आपकी थोड़ी सी टेंडेंसी उस तरीके की हो जाती है माइंड की कि आप चीजों को उस तरीके से लेते हो कि क्यों रीजनिंग। हाँ, तो रीजनिंग करते करते फिर इसमें जब आप थोड़ा सा मैं शुरू हुआ तो इसमें से फिर आगे चलता गया। और वैसे भी कहते हैं ना कि लाइफ में वाई का होना बहुत जरूरी है। वाई क्यूरियोसिटी और वाई। यस। क्यों है इसके रीजनिंग बेसिकली। तो मैं तो आज तक रीजन ही ढूंढ रहा हूँ। बेसिकली तो मैं ये जर्नी इस तरीके शुरू हुई थी कि क्या एस्ट्रोलॉजी है भी कोई चीज के नहीं। सबसे बेसिकली पॉइंट ये है। ऐसा नहीं है कि मैं इसको मानता था, ओके, टू बी ऑनेस्ट, कि है कि नहीं, चलो थोड़ा सा पढ़ के देखते हैं। फिर अच्छा उसने जवाब देना शुरू किया अच्छे ऑथर्स ने कि है ना। फिर फर्स्ट 2-3 साल तो आप खाली उसकी रिसर्च ही करते हो, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। आप ब्लंट होते हो, पॉलिश नहीं होते। यहाँ से कुछ किसी ने कुछ बोला, पढ़ लिया, यहाँ से देख लिया, यहाँ से उठा लिया, बट यू आर नॉट पॉलिश्ड। यस, ठीक है।
बट आफ्टर सर्टन टाइम ऑफ पीरियड मुझे ये पता ऐसा फील होने लगा कि ये कुछ हौच पौच है, 3-4 चीजें मिक्स हो रही हैं, क्योंकि इसमें काफी सारी अलग अलग थ्योरीज है। बिल्कुल। एक रेड बुक है, एक वैदिक है, फिर न्यूमरोलॉजी है, फिर वास्तु है। तो जब आदमी स्टार्टिंग में क्यूरियस होता है ना, तो वो बोलता है अच्छा ये ऐसे हो जाता है, आपको फ्यूचर पहले पता चल जाता है। तो इसका आंसर जानने के लिए आई गॉट इनटू दिस। ओके, फिर उसके बाद थोड़ा एहसास हुआ कि ये हौच पौच है, समझ नहीं लग रहा 1-2-3 साल कि कुछ डिफरेंट होना चाहिए, मतलब एक प्रॉपर नहीं है। फिर उसके बाद ये पता चलने लग गया कि ये अलग अलग लाइंस है, क्लैरिटी बढ़ने लगी। जब क्लैरिटी बढ़ने लगी तो आपका इंटरेस्ट और बढ़ गया। यस। तो इस तरीके से जर्नी शुरू हुई। तो मैंने सर अक्सर देखा है कि जैसे कोई कहेगा कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, कोई कहेगा मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, कोई जेमोलॉजी में डील करता है, कोई कहता है मैं सिर्फ वास्तु हील करता हूँ, राइट। लेकिन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट लगा जब आपने बताया ये चारों चीजें कोरिलेट करती हैं। तो ऐसा कैसे, मतलब आपको ऐसा क्यों फील हुआ, इसके पीछे का क्या लॉजिक है? हाँ बिल्कुल ऐसा, देखो अभी मैंने आपको यही बताया ना अपने इंट्रो में कि जब आप जंप करते हो ना किसी भी चीज में, तो इनिशियली क्या होता है, सब रफेज लगता है। आप उस जैम्स को मिक्स कर रहे हो कि ये जैम्स पहनने से ये हो जाता है, लेकिन रीजन नहीं पता चल रहा। अब जैसे सपोज करो एक थ्योरी रेड बुक की है, दे डोंट बिलीव इन जैम्स। यस। वो जैम्स में बिलीव ही नहीं करते, दे ओनली उसमें ओनली उपाय या रेमेडीज है। बिल्कुल। ठीक है। जो वैदिक है, देखो बेसिकली क्या है, एस्ट्रोलॉजी सबसे पहले तो जो बेस है वो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी। ओके, तो इसके जो बोलते हैं कि फाउंडर थे वो ऋषि पराशर थे जी। ठीक है। ऋषि पराशर ने अपने 2 वॉल्यूम्स इसके रेडी किए, A to Z टेक्निकल, मतलब आप उससे बाहर नहीं जा सकते। ओके। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर बोलता है मैंने ये कर ली, इसको ऐसा कर लो वैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपने कोई चीज की समरी निकाली है, कुछ प्रेडिक्शन निकाली है, तो पराशर से बाहर नहीं होगी। ओके। टिप टू टिप रेड बुक सारा सारा कुछ उसी में से निकला हुआ है। बेसिक इज वैदिक पराशर ज्योतिष, ठीक है, वो निकला हुआ है। अब होता क्या है, जब आप इसको पढ़ना शुरू करते हो ना, तो सडनली क्या होता है, आप इनिशियल स्टेजेस में लॉन्ग प्रोसेस में जब जाने लगते हो तो आपको थोड़ा फील होता है यार इतना डेप्थ, तो सडनली समवन केम, कोई और आप एस्ट्रोलॉजर को देखते हो, वो आपको नंबर से बता रहा होता है। 1 नंबर वाला ये कर ले ये हो जाएगा, 2 नंबर, तो आप बोल रहे हो यार मैं तो 1 साल हो गया ये प्रेशर खत्म ही नहीं हो रहा। इसने एक 1 शॉट में ही प्रेडिक्शन दे दी, हाउ इट इज पॉसिबल। यस। तो आप थोड़ा गड़बड़ हो जाते हो, है ना। फिर स्टडी करते करते आपको ये पता चलने लगता है कि दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड। ओके। इंटरकनेक्टेड कैसे हैं? अभी जैसे आपने पूछा, सपोज करो कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, जो आपके नंबर्स हैं, उसमें आपकी पूरी की पूरी लाइफ की डिटेल छुपी हुई है। ठीक है। नंबर ने आपको ये बता देना है कि आपकी लाइफ का कौन सा पार्ट गड़बड़ है या मिसिंग है। ठीक है। लेकिन अकेला नंबर से उसको आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते, आपको उसके लिए हॉरोस्कोप जरूर देखनी पड़ेगी पराशर से रिलेटेड। ओके। और मैं जो अपनी प्रैक्टिस में मैंने देखा है, अभी आपने जैसे मेरे से क्वेश्चन पूछा कि तीनों इंटररिलेटेड कैसे, जब प्रैक्टिस करते करते मैंने ये देखा है कि जो डेट ऑफ बर्थ में या हॉरोस्कोप देखने से पहले ही डेट ऑफ बर्थ में जो प्रॉब्लम्स दिख जाएगी ना, हॉरोस्कोप में वही प्रॉब्लम दिखेगी। ओके। मतलब दे आर सो इंटरकनेक्टेड। ऐसा नहीं होगा कि उसमें नहीं दिखी और उसमें दिख गई। ओके। ऐसा कभी नहीं होता। अगर उसमें दिखी है तो उसमें भी होगी। तो दे आर इंटरकनेक्टेड। ठीक है ना। अब सपोज करो, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ जी।
सपोज करो आपने किसी के पूरे नंबर जोड़ दिए, हाँ जी। 18, सपोज करो ऐसे ही 18 दिसंबर 1976 जी। आपने पूरा जोड़ मिक्स कर दिया। हम्म। अब अगर बीइंग ए न्यूमरोलॉजिस्ट इस बंदे का जो बेसिक नंबर है, मूल अंक जिसको बोलते हैं, दैट इज 9 9। 18 से, हाँ, 8+1। ठीक है। लेकिन आप इसको जब पूरा जोड़ोगे ना तो ये 8 पे आएगा, ओके। ये पूरा 8 पे आएगा, ठीक है। अब हम्म। 8 इज नंबर सैटर्न का नंबर है, शनि का नंबर है, और ये फैक्ट है, मेरे साथ हुआ है ऐसा। तो ये 8 नंबर देख लिया। अब इस आदमी की जो हॉरोस्कोप है ना, उस हॉरोस्कोप में आप अभी उठाने से पहले ही आपको पता चल जाएगा कि इस हॉरोस्कोप में सैटर्न से रिलेटेड ही प्रॉब्लम होगी। आपको ओके। सिर्फ सैटर्न के ही उपाय करने पड़ेंगे। ओके। अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो सैटर्न ही उसमें कल्प्रेट निकलेगा। सो दिस इज हाउ इट इज कनेक्टेड। सपोज मैंने डेट ऑफ बर्थ इस तरीके से नंबर को समराइज नहीं किया हम्म। और मैं उसकी खाली हॉरोस्कोप ही देख रहा हूँ और मेरी पकड़ में ही नहीं आ रहा। यही पूछना था मैंने कि हाँ। फिर एक एक ही कर लेते हैं ना, चारों देखने की क्या जरूरत है। नहीं नहीं, एक हाँ, आएगा नहीं ना। वही बात समझ रहे हो आप मेरी? समझ गई। अगर सपोज करो मैंने अकेली हॉरोस्कोप पकड़ी है, हम्म। उसमें मुझे वो चीज मेरी पकड़ में ही नहीं आ रही, और मेरी पकड़ में नहीं आती थी। हम्म। बहुत सारे लोग जो अभी सिंगल सिंगल प्रैक्टिस करते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम्स होता है, ओके। वो पकड़ में नहीं आता, तो दे कीप ऑन हिट एंड ट्राई, हम्म। ये कर लो वो कर लो, बट दिस इज ऑथेंटिकेट। उसने बताया कि गो देयर, वहां पे प्रॉब्लम है, तो आपने उसको सीधा उठाया। अब आपने उसके जो उपाय रेमेडीज हैं वो उसके नंबर के अकॉर्डिंगली हॉरोस्कोप से करने हैं। ओके। हो गया ना इंटरकनेक्टेड? यस। इट 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 मेक्स, ये काफी सारी चीजें इजी कर देता है। लेकिन इस चीज को इस तरीके से जोड़ के समराइज करना, समझना, इसमें टाइम बहुत लगता है। दिस इज अ काइंड ऑफ रिसर्च। यस। समझ रहे हो बात? हाँ जी। तो ये होता है, आपका कुछ भी नंबर होगा तो आपकी हॉरोस्कोप में वो कुछ ना कुछ इंडिकेशन देगा। तो ये सब इंटरकनेक्टेड है जी। इस तरीके से। सो फिर अगर मैं रीडिंग्स की बात करूं तो आप कहते हैं कि जैसे सबसे पहले हमें हॉरोस्कोप ही देखना चाहिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग। जैसे न्यूमरोलॉजी के पहले न्यूमरोलॉजी में नहीं देखना चाहिए, वास्तु नहीं देखना चाहिए, सबसे पहले हमें रीडिंग में हॉरोस्कोप, उसको बेस क्यों माना गया? और उसको इसीलिए बेस, देखिए जो बेसिक हॉरोस्कोप है ना वैदिक, उसमें ऋषि पराशर ने 12 खाने घर बना दिए। हाँ जी। ठीक है, 9 प्लेनेट है, तो 12 खानों में आपकी पूरी लाइफ का एक एक पार्ट है। एक एक खाने में 5-5, 6-6 आपकी लाइफ के चैप्टर्स हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो फर्स्ट हाउस है, उसमें आपकी बॉडी, आपकी हेल्थ, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी शक्ल कैसी होगी, ठीक है, उसको बोलते हैं लगन। ओके। हाँ, सेकंड हाउस आ गया, उससे सेव्ड मनी, बैंक बैलेंस। फिफ्थ हाउस आ गया, उससे आपकी रिलेशनशिप, ठीक है, आपकी एजुकेशन, आपके चिल्ड्रन, आप किस भी इष्ट को मानते हो, आप किस इष्ट को मानोगे या किसकी पूजा करोगे तो आपकी लाइफ में प्रोग्रेस होगी, वो फिफ्थ हाउस बताएगा। वो फिफ्थ हाउस बताएगा। ठीक है, तो इसमें इतनी डिटेल्स हैं। अब ये सारी डिटेल्स के बगैर हाउ कैन यू जंप डायरेक्टली टू न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु? यस। ठीक है ना, तो इसलिए मेरे हिसाब से ये फर्स्ट है। सपोज करो कि 7th हाउस किसी का मैरिज से रिलेटेड है, सपोज होता तो मैरिज से रिलेटेड है, सपोज किसी की मैरिज डिस्टर्ब है, डिले हो रही है, मैरिज के इश्यूज आ रहे हैं, वो वास्तु का कुछ भी कर ले, सिंपली नंबर्स का कुछ भी कर ले, न्यूमरोलॉजी, उसको ओवरऑल सक्सेस मिल जाएगी नंबर से, उसका गेन मनी सब सेटिंग होना शुरू हो जाएगा। बट जो स्पेसिफिक डीप स्पेसिफिक उसका मैरिज का कंसेप्ट है वो हॉरोस्कोप से ही क्लियर होगा। जब तक आप उस प्लेनेट को सही नहीं करते हो वो नहीं होगा पूरा। वो कहते हैं ना कि जब तक हमें किसी बीमारी की जड़ पता ना चले तो कोई भी मेडिसिन खाते जाओ नहीं, आप रिलैक्स देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखो ना, आपके लीवर में प्रॉब्लम हो गई तो वो किडनी में भी जाएगी, हार्ट में भी जाएगी,
इंटर रिलेटेड है। वही। आप सिंपल नहीं ये बोल सकते कि ये हो गया तो बस ये इसी में सब कुछ है। तो मेरा जो सिस्टम है, जो मैं कर सारी ऑल रीडिंग्स को मिक्स करके सिंगल कंसल्टेशन में वन गो में क्लाइंट को देते हैं जी। उसको नहीं पता चल रहा होता कि क्या मिक्स किया है। बट व्हेन आफ्टर कंसल्टेशन जब वो किसी के पास भी जाएगा, सपोज किसी नंबर वाले के पास, तो ऑलरेडी उसको ये पता चलेगा कि आई हैव ऑलरेडी, मैंने उसका सारा पहले ही कर रखा है, उसको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है जी। जैसे आजकल चल रहा है ये काफी सारे लो शू आ गया, नंबर आ गया, वो सब उसी में हम वन पैकेज में कॉम्बो देते हैं। ओके। सिंगल कॉम्बो, लेकिन स्टार्ट फ्रॉम वैदिक, मतलब उसमें कुछ छूटना नहीं चाहिए जी। ऐसा नहीं है कि जी मैं वास्तु की तरफ भाग रहा हूं, नंबर की तरफ भाग रहा हूं, बाकी दूसरा क्या है उसका क्या है। तो अकेली सिंगल चीज से आप नहीं कर सकते ऐसे। इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, जैसे हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 12 हाउसेस होते हैं, जहाँ फिर देखो कि प्रॉपर लग्न, ग्रह, है ना, दोष, सब कुछ हमने देखना होता है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन सोशल मीडिया पे आजकल क्या चल रहा है कि 1 लाइन प्रेडिक्शन चल जाती है, तो फिर वो कैसे होता है? क्या वो स्कैम है फिर, या क्या है वो? देखो आप सिंपल, अभी मैं स्कैम बोलूं क्या बोलूं, आई कांट से। सिंगल प्रेडिक्शन आप कैसे दे सकते हो बताओ मुझे। देखो 12 हाउसेस हैं, इतना लाइफ को देखो, हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल लगा दिए जी इस स्टडी पे, तब थोड़ी कोई सोशल मीडिया होता था। हाँ जी। तो आप वन टेक में बोल रहे हो जी ये हो गया, ये किसी से जंबो बम्बो वाला काम हो गया। जंबो बम्बो। और मैंने क्या देखा है कि कुछ भी आ रहा होता है ना, मान लो मेरा कोई भी नंबर है स्पेसिफिक, है ना, तो वो आएगा, मैं हर एक चीज से रिलेट फिर करूंगी, और कॉमन सी चीजें होती है, आप इमोशनल हो, आपके साथ धोखा हुआ, अरे ये के साथ हो रहा है ना। तो ये बेसिकली तो ये टेक्निकल एस्ट्रो हुआ ही नहीं ना। वही। ये तो इट इज अ काइंड ऑफ मार्केटिंग स्टंट हो गया। ये एस्ट्रो नहीं आप इसको बोलोगे जी। टू बी ऑनेस्ट, मतलब आप टेक्निकली क्या बता रहे हो किसी को। इमोशनल हो गए, खर्चा हो। अब आपको अपने लॉसेस देखने हैं, अपना खर्चा देखना है, तो गो टू 12th हाउस, आपकी हॉरोस्कोप का 12वां हाउस देखो, उसको आप रेक्टिफाई करो। देखो मेरे हिसाब से तो अकेली रील शॉर्ट्स में वन टाइम प्रेडिक्शन देनी नहीं चाहिए। इट इज डेंजरस। ओके। क्योंकि हर बंदे पे अप्लाई नहीं होती है। और हमारे पास ऐसे लोग आते हैं, किसी के पे अप्लाई नहीं हो रही, उसने कोई रील शॉर्ट्स देखा, वो करके आ गया कोई भी उपाय, उसके बाद उसको प्रॉब्लम आ गई। मतलब ऐसे थोड़ी होता है। यस। इट इज नॉट, मतलब आप इसको स्कैम बोलो क्या बोलो, ऐसे नहीं होता। ओके। तो आप प्रॉपर थॉरोली किसी से दिखाओ, किसी से भी दिखाओ, प्रॉपर दिखाओ, तो देन कम टू अ नटशेल, तब आएगा उसका रिजल्ट। ऐसे नहीं होता। अगर मैं बात करूं, अब प्रेडिक्शंस की ही हम कर रहे हैं, तो एग्जैक्ट टाइम प्रेडिक्शंस भी होती है कि ये फलाना टाइम है और तब आपके साथ ये होगा। बिल्कुल। तो ये क्या एक्यूरेट होता है कि जस्ट डराते हैं लोगों को? नहीं, एक्यूरेट होता है। ओके। एक्यूरेट होता है, बिल्कुल होता है। जैसे सपोज करो वैदिक में अगर चले जाए तो ये सारा कंसेप्ट है महादशा का। ठीक है, जैसे मून का पीरियड आ गया 6 साल के लिए, मार्स का आ गया। अब उस हॉरोस्कोप पे मार्स, उस आदमी को उस हॉरोस्कोप में मार्स कैसा पड़ा हुआ है, या उसका फेवरेट प्लेनेट है या नहीं, उस हिसाब से उसको 6 साल 7 साल 5 साल रिजल्ट देगा। ओके। क्लियर हो गया ना पहले। लेकिन इसमें डराने वाली बात नहीं है, वो क्लैरिटी होगी कि भाई ऐसा है, ये आने वाले 4-5-6 साल आपके लिए गड़बड़ है। आप हाईवे पे जा रहे हो, आगे सड़क इतने किलोमीटर टूटी हुई है, तो ध्यान से गाड़ी चलाना। ये तो हो गया एक वर्जन। यस। दूसरा वर्जन ये हो गया, तू तो 5 साल बर्बाद हो जाएगा। हाँ। तू तो गया। दिस आर 2 वर्जन्स। यस। सो ये रॉन्ग है कि एस्ट्रोलॉजी का काम है कि हमें वो अवेयर करना, मेंटली प्रिपेयर करना, ना कि डराना। हाँ, अवेयर। तो बेसिकली ज्योतिष को तीसरा नेत्र बोला गया है। यस। ठीक है ना, इट इज काइंड ऑफ लाइट। अब कुछ लोग बोलते हैं, मैं पे एग्जांपल देता हूँ, आपने यहां से दिल्ली जाना है ना, कहीं भी जाना है, आप रात को जा रहे हो, आप अपनी गाड़ी की लाइट्स ऑन करते हो। जब आप गाड़ी की लाइट्स ऑन करते हो ना अंधेरे में, तो कुछ मीटर तक आपको दिखता है। ऐसा तो नहीं है आपने यहाँ पे लाइट ऑन कर ली और दिल्ली तक पूरी हाई बीम आपको दिख रही है। इट्स नॉट पॉसिबल ना।
आपका आगे सड़क टूटी है, रोड खराब है, हम्म आप उतने मीटर की लाइट जला के धीरे धीरे उस लाइट के सहारे आप रास्ता निकाल गए। हम्म दिस इज हाउ ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी वर्क्स। यस अब कुछ लोग इसमें कंट्राडिक्ट करते हैं इस चीज को। अब इसको ये पता था तो इसको पहले ही बता देना चाहिए था। तो इसका आंसर ये हो गया, क्या यहाँ से लाइट जगाओगे आप तो दिल्ली तक आपको रास्ता पूरा क्लियर दिख जाएगा? नहीं इट्स नॉट पॉसिबल ना। यस तो ये बड़ा मतलब हाइपोथेटिकल वो है आर्गू कि ऐसा ऐसा नहीं होता। तो ये आपको सिर्फ गाइड करने के लिए है। फिर आपको ये बता देती है कि ये 4 साल आपके अच्छे जाने वाले हैं। अब इससे क्या होगा, आपके कंफ्यूजन्स, आपके डायलेमा, आपके माइंड में कुछ आप डिसीजन लेने चाहते हो जो आप पिछले बैड पीरियड के टाइम पे नहीं ले पाए, और आप उसी रिमॉर्स में बैठे हो कि मेरी तो बस लाइफ गई। अब 5 साल से सपोज आप डिस्टर्ब हो और सडनली आपको सपोज 1 मंथ के बाद आपका गोल्डन पीरियड आने वाला है, आपको नहीं पता, ठीक है, तो आप पास्ट देख के चलते रहोगे ना। तो सडनली समवन आपको बताता है लाइट की तरह कि ये नेक्स्ट 3 साल तेरे बहुत अच्छे हैं, जो भी पेंडिंग रुके हुए काम है सब कर लो, अब तुम जो डिसीजन आप लोगे वो फुलफिल होंगे, तो आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी ना, बढ़ेगी। हाँ। सो दिस इज हाउ। तो जैसे गोल्डन टाइम का ही अगर हम बात करें तो जैसे कई लोग फिर काफी एक्साइटेड हो जाते हैं कि मेरा तो गोल्डन पीरियड आने वाला है, पर ऐसा तो नहीं ना होता कि उनको कोई लाइफ में स्ट्रगल्स आएंगे नहीं उस गोल्डन टाइम में, कुछ तो रहेंगे ना। देखिए यहाँ पे आता है ना कर्म। गोल्डन टाइम आने का ये मतलब नहीं है कि आप उल्टे सीधे काम करने लग जाओ। वही जैसे मैंने आपको पहले बताया, गोल्डन टाइम का मतलब ये है आप 4 साल तक किसी चीज के लिए प्लान कर रहे हो, आपका वो काम नहीं हो रहा, यू आर स्टक। अब क्या होगा, अब आपका वो काम होगा, थोड़ा तो आसानी से होगा, इजीली हो जाएगा, सही होगा। सक्सेस रेट बढ़ जाएगी। अब इसका फायदा क्या होगा, सपोज करो आप 3 साल स्ट्रगल कर रहे हो और चौथा साल भी आपका स्ट्रगल का है, और 3rd ईयर में ही आपको पता चल गया कि 1 साल तूने मुश्किल से आपने निकालना है और उसके बाद यू आर ऑन द गोल्डन ट्रैक। यस तो सोचो आपका माइंड कितना रिलैक्स हो जाएगा, और मोटिवेशन रहेगी कि 1 साल, बेसिकली मोटिवेशन। तो आप बोलोगे कोई बात नहीं, 1 साल और मैं कैसे भी करके हम निकाल लेंगे, उसके बाद मैं, और आप उस काम को छोड़ोगे नहीं, यू विल कीप इट अप कि आज की मेहनत बाद में लाएगी। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता तो आप डार्कनेस में हो, आप बोल रहे हो बस जिंदगी अंधेरा ही है, छोड़ो कुछ और कर लो। लेकिन क्या हुआ, जब अपॉर्चुनिटी बिल्कुल आने वाली थी तो आपने ट्रैक ही बदल दिया। यस दिस इज हाउ एस्ट्रोलॉजी वर्क्स। तो वेट, कंसिस्टेंसी, पेशेंस, टाइमिंग, इसमें सारा टाइमिंग का खेल है। अब टाइमिंग अगर आप मतलब आपको आपकी टाइमिंग कैसी है, इसके लिए यू नीड एन एस्ट्रोलॉजर। यस बस ऐसा नहीं होगा। अब सपोज करो कोई आदमी मुकेश है, अब मुकेश अंबानी भी है, ठीक है ना। अब मैं मुकेश किसी को बोल दूं भाई तेरा टाइम गोल्डन आने वाला है, अब वो मुकेश अंबानी तो बनेगा ही नहीं, वो थोड़ी बन जाएगा। लेकिन होगा क्या, वो सपोज करो जिस भी काम में है, सपोज करो कोई पॉडकास्ट शूट कर रहा है, किसी कंस्ट्रक्शन के काम में, तो वो उसका जो गोल्डन पीरियड है उसमें वो पीक पे चला जाएगा, उसको अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी। वही अब आगे उसने कैसे करना है वो उसके ऊपर है। सो दिस इज हाउ एस्ट्रोलॉजी वर्क्स। ये कोई जंतर मंतर नहीं है जी। जैसे लोग करते ये कर लो जी, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आपको इतना भी पता चल जाए कि साल 6 महीने की मेरी स्ट्रगल के बाद मेरी पूरी की पूरी मेहनत मुझे रिजल्ट देने वाली है, तो आप कितने मोटिवेट हो जाओगे। बिल्कुल, तो ये इसका प्लस पॉइंट हो गया ना। तो ये दिस इज बेसिक एस्ट्रोलॉजी का फायदा यही है। मैं एक्चुअली आपके उसी क्वेश्चन का भी रिप्लाई और ज्यादा दूंगा कि शुरुआत कहां से हुई। सो दिस वाज द थिंकिंग कि ये करते करते सोचते सोचते टाइम पीरियड कैसे चेंज होगा थोड़ी देर आगे चल के, इसी चीज ने मोटिवेट करके मुझे इसमें ले आया। सो सर अगर हम बात करें प्रेडिक्शंस की ही कर रहे थे, तो अगर देखें 2025 साल न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग ये रहा नंबर 9,
और अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें तो मार्स का नंबर, तो इसे काफी डिस्ट्रक्शन वाला बताया गया था। और कई एस्ट्रोलॉजर्स ने, न्यूमरोलॉजिस्ट ने इसकी प्रिडिक्शंस भी की थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। हम अहमदाबाद का देख लेते हैं, पाकिस्तान और इंडिया का भी कुछ प्रॉब्लम रहा था। तो फिर आने वाला जैसे 2026 है, ये सन का है, तो इसके बारे में आप मेन क्या बताना चाहेंगे फिर? सन देखो 9 नंबर तो बेसिकली मार्स का है ना, तो मार्स इज ए वायलेंट प्लेनेट। यस। ब्लड शेल, वायलेंस, है ना, बुलेट्स, गन फायर, ये सब कुछ करवा दिया उसने। 2026 में ऐसा नहीं होगा। 2026 सन का पीरियड है, ऐसा नहीं जाएगा, अच्छा ही जाएगा पहले से। और स्पेशली जो 1 नंबर वाले लोग हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा जाएगा। लीडर, हाँ लीडर, ठीक है, तो अच्छा ही जाएगा, बुरा नहीं जाएगा, इस तरीके का नहीं जाएगा, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, काफी सारी नई चीजें होंगी वर्ल्ड में। ओके। नया नया कुछ होगा, बहुत सारे कंट्रीज नए उभर के आएंगे ऊपर, ठीक है, जो पहले नहीं थे, जो पहले स्ट्रगल कर रहे थे, तो 2026 में ये होगा। तो अगर हम अब इसी में देखें, न्यूमरोलॉजी में जो राहु है उसको नंबर 4 बताया गया है, बिल्कुल। तो इसको काफी सक्सेस के साथ जोड़ा जाता है। अभी राहु का कहते हैं कि इसको तो डिजिटल में काफी अच्छा ग्रो करते हैं, लेकिन वही अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में देखें तो वो बड़ा कंफ्यूजन वाला प्लेनेट बताया गया है। तो फिर ये तो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं ना दोनों चीजें? कॉन्ट्राडिक्ट, गुड क्वेश्चन। यस। ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं है। ओके। कॉन्ट्राडिक्ट इसलिए नहीं है, देखो राहु क्या है बेसिकली, राहु है जो भी आप सोचते हो अपने फ्यूचर के बारे में, कि मैं ऐसे ग्रो करूंगा, ऐसे ग्रो करूंगी, मेरे साथ ये हो जाए, मेरे ड्रीम्स ये हैं, आगे का फ्यूचर, दैट इज राहु हमारी लाइफ का, ठीक है। और जो हमारा पास्ट है, मेरे साथ ये हो गया, आपने बहुत सारे लोग देखे, मैं अभी आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। आप 2 तरह के लोग देखोगे अपनी लाइफ में। एक तो वो होते हैं जो कीप ऑन मूविंग, पीछे का नहीं सोचते, दे आर गवर्न्ड बाय राहु। ओके। टेक्नोलॉजी, आजकल जो भी डिजिटल चल रहा है, ये सब राहु है, ठीक है। कलयुग का बादशाह इसको बोलते हैं, यस। ठीक है। क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक मार्केट, गैम्बलिंग, मूवी बिजनेस, ये हम सब शूट कर रहे हैं, दिस इज ऑल राहु। लाइट जहां पे आ गई, शैडोज जहां पे आ गए, दैट इज राहु, ग्लैमर पार्ट। ओके, द केतु इज पास्ट, केतु इज पास्ट, और केतु कई बार आपको रिमोर्स में ले जाता है, पछतावा, मैं ऐसा होता तो वैसा हो जाता, मेरे साथ ये बुरा हो गया, वो वही कुछ लोग ऐसा ही सोचते रहते हैं। हाँ। वो केतु से अफेक्टेड होते हैं। ओके। ये क्लियर साइन है। और राहु को प्रोग्रेस का प्लैनेट मोस्टली वेस्ट में बताया गया। ओके। ठीक है, अब ये बहुत लंबा वो है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। दुनिया में जितनी भी सिविलाइजेशंस है, राहु और केतु, इनके सिंबल्स हैं स्नेक्स। ओके। तो आप मेसोपोटामिया में चले जाओ, आपको स्नेक दिखेगा। वही आया मेरे माइंड में मेसोपोटामिया जब आपने स्नेक बोला। ठीक है, तो यूनान में कहीं भी आप जाओगे, स्नेक्स, हर जनरेशन, हर सिविलाइजेशन ने स्नेक्स को तरजीह दी है। और ये भी लिखा हुआ है कई जगह, कई सिविलाइजेशंस में, कि देयर वाज अ वर्ल्ड, देयर इज ए वर्ल्ड इस दुनिया में जिसको हम पाताल लोक बोलते हैं, और वहां से कुछ स्नेक्स या कुछ ऐसे मायावी स्नेक्स जो लोगों का रूप लेके, इंसानों का रूप लेके इस धरती पे आते थे, और दे गॉट मैरिड हेयर। मतलब ये सुन, हाँ था, सच में रियल हाँ, था। ये आप डिटेल लिटरेचर राहु का पढ़ोगे ना, मैं आपको बता भी दूंगा कहाँ से है। ओके। तो वो लोग आते थे, दे गॉट मैरिड विद ह्यूमन रेसेस। ओके। तो उनकी जो नॉलेज थी, वास्ट नॉलेज, वो उसके बाद ह्यूमंस में आई और इनकॉर्पोरेट हुई। आपको पता है, मैं आपको अभी एक चीज बताऊंगा, राहु इज सच ए ब्रिलियंट प्लैनेट। एडिसन ने जो बल्ब का इजाद किया था, उसको बल्ब इजाद करने का फॉर्मूला ड्रीम्स में आया था। ठीक है,
क्यूकले वाज ए साइंटिस्ट, हम्म उसने बेंजीन का स्ट्रक्चर निकाला था। हम्म उसको बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप पढ़ते हो हम्म तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है उसको ड्रीम्स में दिखा था। ओके तो राहु आपको नई रिसर्च देता है। दिस इज राहु। कंफ्यूजन कहाँ रह गई? तो दिस इज हाउ राहु ऑपरेट्स। तो मोस्ट ऑफ द बहुत सारे साइंटिस्ट की आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो उन्होंने कन्फेस किया है कि हमें ये चीज हम बहुत देर से स्टडी कर रहे थे, बट सडनली वी गॉट दिस थिंग इन फ्रॉम ड्रीम्स। वो राहु है। ओके राहु आगे बढ़ाता है, केतु पीछे लेके जाता है। केतु इज अवर पास्ट, ठीक है। और अगर आप वैदिक को भी डिटेल में पढ़ोगे तो उसमें राहु की कोई कंफ्यूजन नहीं है। राहु का प्रॉपर कंसेप्ट है। कंफ्यूजन तो देखो, अगर हमें किसी चीज के बारे में नहीं पता तो वो कंफ्यूजन है, ठीक है। अब 4 नंबर इन न्यूमरोलॉजी रिलेट्स टू राहु। अब राहु इज ए डुप्लीकेट सन, यू सी। अब ये लाइट्स हैं, हम बैठे हैं, लाइट इज डुप्लीकेट सन। यस सो ये ऑपरेटिंग लाइक सन बट नॉट सन, यस ये है राहु। जो आज का डिजिटल मार्केटिंग है, ये चकाचौंध है, ये सारा है राहु। राहु जब देवते और राक्षसों ने अमृत निकाला, ठीक है, जो वसुकी नाग था उसको चर्न किया, ठीक है, मंथन किया। जब एक तरफ से देवतों ने खींचा, एक तरफ से राक्षसों ने खींचा, जब उसको पूरा चर्न किया तो उसके अंदर से अमृत निकला ना। जो अमृत निकला तो देवतों की ये मंशा थी कि ये अमृत सिर्फ देवते ही पिए, ओके राक्षस नहीं पिए। 2 लाइनें बन गई, 2 लाइनों में बैठ गए। लेकिन स्वर्ण भूमनवाजर राक्षस था, उसका इंटेंशन ये था कि मैं ये अमृत पी जाऊंगा और मैं अमर हो जाऊंगा। ओके मैं राहु की आपको कंसेप्ट बता, आपने राहु के ऊपर बोला, तो वो सडनली ही स्विच टू देवताओं की लाइन में चुपके से चला गया। और विष्णु ने उसको देख लिया था, विष्णु ने उसको देख लिया था, विष्णु भगवान ने, लेकिन रोका नहीं। उसका रीजन क्या था कि उस राक्षस को ब्रह्मा का वरदान था, उसने बहुत ज्यादा भक्ति की थी, उसको ब्रह्मा जी का वरदान था। उसने बोला था कि मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं राक्षस होने के बावजूद भी मेरे में देवताओं के गुण आ जाए। वो कहता है हाउ इट इज पॉसिबल, ये है नहीं बोलता मैंने अभी आपकी तपस्या की है, मुझे दो। तो गया तथास्तु। अब हुआ क्या, जब अमृत बढ़ने लगा तो वो स्किप करके स्वर्ण भानु देवताओं की लाइन में बैठ गया। और विष्णु भगवान ने ये देख लिया था, वो चाहते तो तभी उसको मार सकते थे, बट उनके दिमाग में ब्रह्मा जी के वरदान की मर्यादा थी कि ब्रह्मा जी ने इसको वरदान दे रखा है, इसको पहले करने दो जो करना है। जब उसको अमृत, जब वो बैठा जाके और अमृत बंट रहा था तो सन और मून, सूर्य और चंद्रमा दोनों ने शोर मचा दिया कि वो राक्षस हमारी पंक्ति में आके बैठ गया है, इसको रोका जाए। लेकिन वो रोकते रोकते ही उसके मुंह में अमृत की कुछ बूंदें चली गई, यहां तक, गले से गले तक। जैसे ही गई, ब्रह्मा जी का वरदान पूरा हो गया, अमृत गया, तो विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया। अब जब गला काटा, वो अमर हो गया। जो गला कटा, दैट इज राहु पार्ट। स्वर्ण भानु वाज द राक्षस, और उसके गले के पार्ट को हम बोलते हैं राहु, और नीचे का जो टस्क धड़ है उसको हम बोलते हैं केतु। तो राहु इज ए प्रोग्रेसिव प्लेनेट, वो आगे का फ्यूचर से होता है, एम्बिशियस, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। पैसे के सेकंड हाउस में चला जाए हॉरोस्कोप में, आदमी हमेशा ग्रीडी रहता है पैसे के लिए, लेकिन पैसा उसके पास आता नहीं, ठीक है ना। 5th हाउस में चला जाएगा, चिल्ड्रन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देगा, क्योंकि उसका काम ही प्रॉब्लम्स देना है। एम्बिशियस, ओवर एम्बिशियस कर देता है। माइंड का प्लेनेट है ना, वो माइंड से सोचता है, तो आप ओवर थिंकर हो जाते हो। और सूर्य और चंद्र के साथ जब भी कुंडली में बैठेगा तो ज्यादा डिस्टर्ब करेगा, बिकॉज उसकी सबसे ज्यादा दुश्मनी सूर्य और चंद्रमा से है कि इन्होंने मेरा गला कटवाया था।
तो सूर्य के साथ जब राहु चला जाएगा तो आदमी को डिफेम करेगा। अब कई बार बोलते हो ना कि सूर्य को ग्रहण लग गया, मतलब है तो बंदा सूर्य जैसा, इसकी फैमिली बैकग्राउंड जबरदस्त है, उसका जन्म बहुत अच्छे फैमिली में हुआ है, इमेज बड़े हैं, लेकिन इसके ऊपर ना जैसे शेडो आ गई, ये कुछ नहीं कर पा रहा। दैट इज राहु विद सूर्य। ओके। राहु उसमें हंकार होगा, मेरी फैमिली ये है वो है, मैं ये कर दूंगा, लेकिन वो खुद कुछ नहीं कर पाएगा बिकॉज राहु सूर्य के साथ बैठा है, उसको डिफेम ही करेगा। और ऐसे ही राहु मून के साथ चला गया तो आदमी मेंटली डिप्रेस रहेगा, वो पेसिमिस्ट हो जाएगा, नकारात्मक, ओके। उसके इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रहेगा, ठीक है, पेट में प्रॉब्लम्स रहेगी, ठीक है, डिस्टर्ब रहेगा, रात को नींद नहीं आएगी, क्योंकि उसने सूर्य और चंद्रमा दोनों को डिस्टर्ब करना है, ठीक है। तो ये पूरा राहु है जी। अभी ये डिजिटल एज है, जो पूरी डिजिटल एज, ये सारी माया भी है ना, जैसे मायावी राक्षस, आप एआई करते हो, है ना, इंस्टा कर रहे हो, इंटरनेट कर रहे हो, कुछ दिख तो रहा नहीं लेकिन हो सब कुछ रहा है। दिस इज राहु। यस। राहु ने पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर लिया है। आप चाइना की या बहुत सारी सिविलाइजेशन में आपने एक इमेज देखा होगा, ग्लोब के ऊपर स्नेक्स बैठा है, हाँ। सांप ने पूरे वर्ल्ड को कवर कर रखा है, दैट स्नेक इज राहु। ओके। तो वही हो रहा है ना अभी, पूरे स्नेक ने पूरे ग्लोब को कवर कर लिया। तो वो अमृत जो निकला था वो है डिजिटल एज, क्रिप्टो। अब लोगों को फिजिकल मेहनत करके पैसा नहीं कमा रहे, लोग क्रिप्टो से कमा रहा है, कोई स्टॉक से कमा रहा है, कोई बैठा बैठा अपना प्रॉपर्टी बेच रहा है, पैसा आ रहा है। लेकिन आप 20-25 साल 30 साल पीछे चले जाओ, लोग मेहनत कर रहे थे, लेबोरियस थे, यस, मंगल था वो है लेबोरियस। पहले बोलो मेहनत करोगे तो काम, आजकल वो ट्रेंड खत्म हो गया। स्मार्ट वर्क। स्मार्ट इज राहु, यस, प्रोग्रेसिव इज राहु। लेकिन ये मंथन में ये अमृत निकला है, लेकिन जहर भी निकला था जिसको शिव जी ने पिया था। और इस डिजिटल एज में भी पॉइजन निकल रही है, रिलेशनशिप्स खराब हो रहे हैं, ठीक है, पैसा ओवर हो रहा है, उसकी वजह से बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब हो रही हैं, वायलेंस बढ़ रहा है, ऑनलाइन बुली कितना होता है, फैमिली रिलेशन खत्म हो गए, yes. किसी को किसी की जरूरत नहीं रही है। तो ये उसका सारा पॉइजन है। तो इस तरीके से आप देखोगे तो ये इस तरीके से चल रहा है सारा। तो केतु क्या होता है कि राहु एंड केतु वो थर्ड वाला पार्ट है, उसमें माइंड है ही नहीं, वो मन से ही सोचता है, वो हर चीज को शॉर्ट करेगा, ठीक है भाई पैसा नहीं कमाना, जिस हाउस में चला गया उस हाउस को शॉर्ट कर देगा। पैसे के हाउस में केतु चला गया, हॉरोस्कोप में, आदमी पैसे के बारे में सोचेगा ही नहीं, जो आ गया ठीक है यार, आ गया ठीक है, तो है ना है ता ठीक है। फोर्थ हाउस में चला गया, प्रॉपर्टीज हाउस में, उसकी मदर के साथ उसके रिलेशन खराब हो जाएंगे, प्रॉपर्टी जो मिलनी है उसको एंसेस्टर से, या अपना मकान बनाने में प्रॉब्लम, मतलब शॉर्ट कर रहा है चीजों को। ओके, सो अगर फिर हम केतु का देखें तो केतु के कुछ पॉजिटिव्स भी तो होंगे। स्पिरिचुअल है ना वो, हाँ, वो मटेरियलिस्टिक नहीं है, ये उसका पॉजिटिव, वो मोक्ष का प्लेनेट है। वो बोलता हो गया, केतु जहां बैठा है वो आप पिछले जन्म में करके आए हो, केतु इज पास्ट। आपको इस जन्म में केतु सेकंड हाउस में आ गया ना, पैसे के, आपको पैसा नहीं मिल रहा, इट मींस आपने पिछले जन्म में बहुत पैसा कमाया है, हाँ, तो उसको आपकी भूख खत्म कर दी है। ये है केतु, किसको फर्क भी नहीं पड़ेगा, फर्क ही नहीं पड़ेगा। नहीं आप बहुत सारे लोग देखोगे ऐसे, है तो ठीक है, नहीं तो ठीक है, उन्होंने पीछे बहुत कमा लिया। किसी का 5th हाउस में केतु आ गया, वो इतने ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हुए हैं अपनी पास्ट लाइफ में अपने बच्चों से, कि इस लाइफ में उनको बच्चों के साथ मोह रहेगा ही नहीं। ओके, दैट इज केतु। सो सर अगर मैं बात करूं कि आज के टाइम में ना हर जो एस्ट्रोलॉजर है वो डरा देता है कि शनि की दशा है, राहु भारी है, केतु की दशा है, तो क्या ये असल में सभी के ऊपर प्लैनेट्स की दशा भारी चल रही है कि ये बस डराने के लिए? नहीं, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे सारी जिंदगी थोड़ी भारी चलती रहेगी, ऐसे नहीं होता, ठीक है ना। सभी के लिए सभी देखो क्या होता है, अभी जैसे 2 ग्रुप्स की कुंडली है, एक ग्रुप, जैसे मैंने अभी आपको स्टोरी बताई राक्षस और देवताओं की, हाँ जी, सेम हमारी लाइफ में हॉरोस्कोप्स भी ऐसे हैं। एक हॉरोस्कोप का ग्रुप होता है देवताओं का, हाँ जी, एक होता है राक्षस का। जो राक्षसों वाली कुंडली होती है
लिब्रा असेंडेंट, तुला जिसको बोलते हैं, हम्म। वृषभ बोलते हैं, कन्या बोलते हैं, मिथुन, ये राशि साइड ग्रुप है। ओके ऐसा नहीं है कि ये बंदे राक्षसों की टाइप होते हैं, मतलब दे पीपल आर प्रैक्टिकल, ओके अगर मैं बोलूं तो मटेरियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल। दूसरी होती है कर्क लगन, धनु हो गया, मेष हो गया, ये होते हैं देवताओं वाली कुंडली, थोड़े स्पिरिचुअल की तरफ बेंट ऑफ माइंड होता है। ठीक है, अब जो वृषभ है, तुला है, जो राक्षस ग्रुप वाली कुंडली है, उसमें शनि राहु और केतु तो हमेशा देते हैं, भारी कैसे हो जाएंगे, उसमें तो देते हैं। सपोज किसी लिब्रा लगन की कुंडली है, लगन जिसका लिब्रा है, उसको शनि की महादशा जब आएगी तो उसको शनि बहुत देगा। ओके लेकिन 7.5 का पीरियड आता है 7.5 ईयर्स, या ढैया आता है 1-2.5 साल का, उस पीरियड में स्ट्रगल बढ़ जाएगी। ओके तो सैटर्न की, शनि की बेसिक नेचर है कि हार्ड वर्क ज्यादा करवाता है, जितना आप हार्ड वर्क करोगे उतना रिजल्ट दे देगा। ओके तो इसको बुरा मत लो ना आप। लोग बोलते हैं शनि आ गया जी, ये वो आपको देना ही शनि ने है, उस कुंडली में शनि ने ही देना है। और शनि क्या है, शनि देता है मेहनत से, हाँ जी, नो शॉर्टकट्स। अगर आपकी नेचर शॉर्टकट वाली है, फिर आपको शनि हमेशा बर्बाद ही करेगा। ओके ठीक है ना जी। और राहु क्या है, राहु बेईमानी से, चीटिंग से आपको हमेशा मारेगा, डिस्टर्ब करेगा, और इंटेलिजेंट दिमाग आप यूज कर रहे हो, इससे आपको आगे लेके जाएगा। सपोज करो एक लाइन लगी हुई है, क्यों आप टिकट ले रहे हो, आप खड़े हो आराम से, बड़ी लंबी लाइन है। अब राहु के माइंड ने क्या किया कि बीमारी का बहाना करके लोगों से बोला, यार मैं बहुत मेरी हालत बहुत खराब है, मुझे वोमिट हो रहा है, मेरी टेम्परेचर है, घुस घुस के आगे जाके 100 बंदा लाइन में लगा, उन्हें आगे जाके टिकट ले ली, काउंटर से आ गया। दैट इज राहु। यस। तो राहु इज ट्रिकी, शॉर्टकट। लेकिन राहु केतु ये सब एजेंट्स हैं शनि के। तो अगर आपका शनि ओके है कुंडली में, हार्ड वर्क हो, आप ऑनेस्ट हो, तो आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। वही, तभी काफी लोग कहते हैं ना कि यार मैं इतना हार्ड वर्क करता हूँ तो मुझे इतनी जल्दी सक्सेस रेट नहीं मिलता, और जो मेरा साथ वाला है उसने मेहनत की नहीं, उसने तो कुछ नहीं किया और उसे ऐसे मिल गए। वो इसलिए ना, क्योंकि ये जो ऐसा बोल रहा है उसकी कुंडली में देने वाला प्लेनेट शनि है। और शनि की बेसिक नेचर क्या है, लोग बोलते हैं प्लेनेट दिखता नहीं, प्लेनेट कैसे दिखता है, शनि एक प्लेनेट है जो बूढ़ा है, जिसके बाल सफेद है, जिसके कंधे झुके हुए हैं, कमर झुकी हुई है, और उसका काम है टीच करना, डंडे से। अगर आप नहीं करते हो तो वो स्टिक यूज करता है, ठीक है, और एक पांव से वो हैंडीकैप, लंगड़ा है, ऐसे चल रहा है, ये और उसका सांवला रंग है, ये पूरी डेफिनेशन है शनि की। ओके ठीक है, अब जिसकी कुंडली में इस बंदे ने देना है, उसकी बेसिक नेचर ही ऐसे धीरे धीरे करके टीच करके देने वाली है ना। तो हाउ कैन आप ऐसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको एकदम से दे देगा, उसने ऐसे ही देना है। वो आपके फ्लैट में आ रहा है, आप 20वें माले बैठे हो, 25वें बैठे हो, वो नीचे से आ रहा है आपकी बिल्डिंग से, वो धीरे धीरे करके आएगा, लिफ्ट में ऊपर चढ़ेगा, आप इम्पेशंस हो रहे हो, लेकिन उसका बॉडी स्ट्रक्चर, उसकी चाल ही ऐसी है, देना उसने आपको जुपिटर ने नहीं देना, जो एकदम से देता है 16 साल की एज में दे देता है, जुपिटर इनिशियल ईयर्स में देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जैसे आपने बोली है कि कई लोग बोलते हैं मैं मेहनत करती हूँ, सैटर्न हमेशा आपको प्रॉपर स्टेबल कर देगा 35 ईयर्स की एज तक। ओके 35 के बाद आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। मतलब उसकी जो स्लो चाल है वो 35 तक ही आपको फील होगी। उसके बाद आप इतने पक जाओगे पेशेंस से, आप बोलोगे ठीक है हो जाएगा, ये है सैटर्न। ठीक है, क्लियर हो जाएगा आपको कि नहीं डिस्टर्ब नहीं कर रहा, इट्स फाइन। तो उसकी चाल स्लो है। ओके सो अगर मैं बात करूं, अगर किसी की हॉरोस्कोप में दशा जो है वो खराब चल रही है, लेकिन न्यूमरोलॉजी में, वास्तु में वो बैलेंस्ड है, तो फिर क्या उस दशा का इम्पैक्ट कम हो सकता है? नहीं हो सकता। कैसे होगा? देखो इसका ये वेरी गुड क्वेश्चन। देखो मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ। ऋषि पराशर हजारों साल पहले ग्रंथ लेके आए, मैं उनको ओवरपास नहीं कर सकता।
सपोज करो उन्होंने लिखा है कि इस अगर ऐसी हॉरोस्कोप हो और ये दशा हो तो आदमी बुरी तरीके से पीड़ित होगा। मैं कौन होता हूं उसको कंट्राडिक्ट करने वाला? बताओ आप। बेसिक, ये बेसिक है, बात ही खत्म हो गई। तो मैं जहां मत्था फोड़ी करता रहूं, थोड़ा बहुत रिलैक्स हो जाऊंगा। उन्होंने उसके रिलेटेड जो सॉल्यूशंस, उपाय, कोई मंत्र, कोई पूजा पाठ बताया है, वो आप करो तो आप इजी हो जाओगे, पर बिल्कुल प्लस में नहीं जाओगे। ओके। यू सी, ऐसे हो। इसका जवाब ये है। तो आप बोलो कि जी वो दशा तो वो चल रही है, मैं इसीलिए फिर वहीं पे आ जाता हूं कि दिस इज ऑल इंटरकनेक्टेड। यस, एक को कर लिया, दूसरे को आप डिनाई नहीं कर सकते। बिल्कुल। कैसे चलेगा? आप ऐसे टोटके बोलते रहते लोग, ये कर लो वो कर लो, ऐसे कैसे होगा? इट्स ऐसे नहीं होगा। तो अगर मैं इसी में ही बात करूं, टोटके और जेमोलॉजी की बात करूं, हाँ जी। तो अगर मान लो किसी ने प्रॉपर अपनी दशा दिखाए बिना ही जेम्स वगैरह पहन लिए, तो क्या फिर उन जेम्स का बुरा असर भी होता है? बिल्कुल होता है। ओके। देखो इसका सिंपल सा है ना, अगर कोई जेम्स आपको अच्छा रिजल्ट दे रहा है तो नेचुरल है, उसका बुरा भी होगा, साइड इफेक्ट होता है। तो बिना हॉरोस्कोप रीड किए हुए या किसी से करवाए हुए आपको जेमस्टोन नहीं पहनना चाहिए। और जेमस्टोन्स बहुत पावरफुल और ऑथेंटिकेट और पक्का परमानेंट सोल्यूशन है। ओके। या ये भी मैं साथ में बोलूंगा, परमानेंट पक्का सोल्यूशन है। पर मतलब कैसे? एक जो जेम है, मान लो हमें तो फिर भी कहीं ना कहीं ट्रस्ट है, लेकिन कई लोगों को इस कंसेप्ट का इतना आइडिया नहीं होता, तो फिर एक जो जेम है वो कैसे हील कर सकता है, कैसे हमारी दशा को ठीक कर सकता है? क्या होता है, आपकी हॉरोस्कोप में 2-3 तरह के प्लैनेट्स की पोजीशंस होती है। अब काफी सारे लोग इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं। कैसे? एक होता है आपका प्लैनेट वीक है। वीक का मतलब ये हो गया कि इस प्लैनेट ने आपको लाइफ में सब कुछ देना है। हाँ जी। मटेरियलिस्टिक भी, पैसा भी, रिलेशन भी, बड़ा बंगला, गाड़ी, एवरीथिंग, और वो प्लैनेट हो गया वीक। ओके। बुरा नहीं हुआ, वीक वीक हो गया। मतलब इस किसी आदमी ने हमें कुछ देना है और उसकी बेचारे की सेहत बिल्कुल डाउन है, उसके पास खाने के लिए कुछ है ही नहीं। ओके। लेकिन वो पैसा लेके बैठा हुआ है, हमारे घर के बाहर बैठा हुआ है। उसके पास इतनी भी पावर नहीं है कि गली क्रॉस करके मेरे घर में आ जाए। ओके। ये हो गया वीक। दूसरा प्लेनेट ये होता है जो हमारा एंटी प्लेनेट होता है, वो हमें बर्बाद करने के लिए होता है। उसके क्या करते हैं हम? उसके हम करते हैं पूजा पाठ, मंत्र। जैसे कोई आदमी हमें परेशान कर रहा है, हम उसको ब्राइब देते हैं कि भाई ये ले ले यार, हमारी जान छोड़। 2 तरीके के प्लेनेट हो गए। अब जिस प्लेनेट ने हमें देना है, सपोज करो सैटर्न हॉरोस्कोप में हमें सब कुछ देने वाला प्लेनेट है। हाँ जी। और वो बैठा आपकी हॉरोस्कोप में इस जगह पे है कि उसकी पावर ही नहीं है। वो ऐसी जगह पे बैठा है फायर करने के लिए, आपके लिए, आपका गार्ड है, आपके किले पे बैठा है। उसको आप गन भी है, लेकिन गन के अंदर गोली नहीं है। फिर वहां पे जैसे आपको मल्टीविटामिन की जरूरत होती है, उस प्लेनेट से रिलेटेड चीज आपको पहनाई जाती है। ओके। यहाँ पे आता है जेमस्टोन। और ऐसे करते हैं ये वर्क। फिर जब जेमस्टोन डालते हैं, वो आर्टिफिशियली मैनिपुलेट करके वो प्लेनेट की पावर को बढ़ाया जाता है। ओके। जैसे आप मल्टीविटामिन गोली, आपका बी कम्प्लेक्स कम हो गया, आपने बी कम्प्लेक्स खा लिया, आपकी बॉडी में बी कम्प्लेक्स ठीक है। कि एज एनर्जी वर्क करते हैं। क्यों, कैसे करता है? आप फिंगर में पहनते हो जेमस्टोन, तो जो सनलाइट होती है, सन रेज होती हैं, सन की रेज थ्रू जेमस्टोन आपकी बॉडी के अंदर जाती है। और ये अंदर जाने में, सिंक्रनाइज होने में 43 डेज लगते हैं मिनिमम। ओके। जो आपकी हॉरोस्कोप में वीक सैटर्न होने की वजह से आपका मेंटल लेवल, आपका थॉट प्रोसेस, आपका काम करने का तरीका सही नहीं है, वो इन 43 डेज में आपका पूरा एटीट्यूड ही चेंज कर देगा। ओके।
इसीलिए बोलते हैं ना कि ऑलवेज टचिंग स्टोन पहनना चाहिए, टच करता हो, अच्छी क्वालिटी का पहनना चाहिए, सनलाइट उसमें पास होनी चाहिए। तो 43, 44, 45 डेज में आपका एक बेसिक ग्राफ बन जाता है, जिसमें आपको पता चल जाता है कि पिछले 10 साल में मेरा लेवल मेंटल एटीट्यूड क्या था और अब क्या है। बेसिकली तो आपके मेंटल अप्रोच चेंज होने से ही आप तरक्की करते हो ना। ये थोड़ी है कि स्टोन ने डाल दिया और जंबो बम्बो कर दिया। जो चीजें, जो प्लान्स, जो कॉन्टैक्ट्स, जो रास्ते, जो स्ट्रेटजी आपको नहीं पता चल रही, इसने 45 डेज में आपको वो दिखा दे, क्लैरिटी कर देनी है। ओके। उसी से आप प्रोग्रेस करते हो। तो अगर मैं बात करूं कि कोई भी जैम है वो पहनने से फायदा होता है, ठीक है, हील होगा, और वो जो नहीं सुटेबल अगर वो पहना नुकसान, वो डिस्टर्ब करेगा। पर आज का टाइम है लाइफस्टाइल का, लोगों को शौक का बहुत क्रेज है। हाँ जी। तो अगर किसी को डायमंड पसंद है लेकिन डायमंड उसके लिए सुटेबल नहीं है, वो पहनना ही चाहता है डायमंड, तो क्या फिर वो पहन सकता है? नहीं पहन सकता, उसको डिस्टर्ब, बर्बाद कर देगा, उसको डिस्टर्ब करेगा। तो मैंने 2 कैटेगरीज बता दी ना। सपोज वीनस आपका बैड प्लैनेट है, वो आपको परेशान करने के लिए आया हुआ है और आपने उसी को घर में बिठा लिया। तो कई लोग ऐसे कहते हैं कि वो नीचे बेस लगा दे, वो आपकी स्किन को टच नहीं करेगा, तो फिर पहन लो। आपने देखो, सिंपल सा फॉर्मूला है ना, एक बंदा आपको परेशान कर रहा है, आपने उसको घर में बिठा लिया। तो मतलब ये सिर्फ मिथ है, क्योंकि कई कहते हैं ना बेस लगा लो, स्किन को टच ना करे। डायमंड का तो वैसे बेस लगता नहीं है, ओके। अगर मैं टेक्निकली बोलूं, क्योंकि उसका एज बहुत ज्यादा शार्प होता है, वो कट कर देता है आपकी फिंगर को। ओके। ब्लीडिंग हो जाती है, नहीं करना चाहिए। डायमंड टच नहीं करता कभी भी, जब भी आप रिंग बनाओगे डायमंड कभी भी नहीं टच करता। अच्छा। तो बेसिक क्या है कि जो प्लेनेट आपको डिस्टर्ब कर रहा है, जो आपका एंटी है, उसकी चीजें अपने पास नहीं रखनी, उनकी चीजों के दान देने हैं कि लो भाई जाओ, ये खाओ, हमारी जान छोड़ो। ओके। और जो बेचारा बैठा है कि जी मेरा कुछ करो, मेरे पास ये है, मैं आपको दूंगा, उसको आप लेके आओ। वेरी सिंपल है ये। तो जैसे अभी हमने दान की ही बात की, तो दान तो वैसे भी बहुत अच्छा माना जाता है हमारे मतलब इंडिया में। तो पुण्य करने से, दान करने से ये भी सोल्यूशन होता है कि अगर गाय को खिलाओ या ऐसे सेवा करो तो अच्छा रहेगा, सोल्यूशन है। पर कभी इसका उल्टा हुआ है कि किसी ने दान किया हो और वो उसके लिए, उसकी दशा के लिए अच्छा ना हो? होता है ऐसा। ओके। होता है। अब यहाँ पे आ जाती है रेड बुक के कंसेप्ट। ओके। यहाँ पे आती है रेड बुक। अब निकली सारी पराशर में ही है। अगर आप उसको डिटेलिंग में टेक्निकली जाओगे तो आपको आगे जाके कहीं ना कहीं से लिंक मिलेगा कि कुछ चीजों के दान नहीं करने चाहिए। लेकिन रेड बुक ने उसको बहुत सिस्टमैटिक और बहुत अच्छे कोडेड करके एक ग्रंथ बना दिया। उसमें क्लियर कट लिख दिया कि इस बंदे को ये दान नहीं करने चाहिए। सपोज बेसिक क्या है उसका, कि वही बात आ गई कि जिस बंदे ने हमको देना है उसको घर से नहीं निकालना, उसकी चीजों के दान नहीं देने। ठीक है, वही बात आ गई ना, वही आ गई। जो आपका पहले ही आपको देने के लिए बैठा है, सपोज करो मैं कोई चीज आपको कोई बंदा देने के लिए बैठा है और आप उसको बोलो भी जा तू दूसरे घर में थोड़े दिन रह ले, तो आपका लॉस हो गया ना। लॉस हो गया, यही है। बिल्कुल। सो अगर मैं न्यूमरोलॉजी की अब बात करूं तो इसमें कौन सी मेन कंपोनेंट काम आता है? कि जैसे मान लो किसी को अपनी डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता, हाँ जी, तो फिर वो क्या करेगा? अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होती ना किसी को, फिर आजकल तो देखो उनके बच्चों से उसकी कुंडली निकाली जाती है। ओके। जैसे 5th हाउस होता है, बच्चे आपके किसी भी हॉरोस्कोप में 12 हाउस होते हैं, जो 9th हाउस होता है वो फादर का होता है। तो आप 9th हाउस को 1st हाउस बना लो, ओके, तो आपके फादर की हॉरोस्कोप हो गई। ठीक है। आपके हस्बैंड वाइफ की कुंडली नहीं है तो आपकी कुंडली का 7th हाउस आपके पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है, तो आप उसको उल्टा घुमा लो तो उसकी कुंडली आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हो। ओके, ठीक है। अब इसके बाद फिर यहाँ पे फिर पामिस्ट का रोल आता है। हाँ। जो लोग पामिस्ट्री में एक्सपर्ट है फिर वो हाथ से देखते हैं। ओके, वहां पे पामिस्ट्री का रोल है, अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है। और वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो अभी आपने पूछी है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, उसमें हम क्या करते हैं, अगर आपको वास्ट नॉलेज हो गई है तो फिर आप अपने तरफ से प्रेडिक्शंस नहीं देते इमीडिएटली। सपोज समवन से कि मेरी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो हम उसके पूरी थोड़ी हिस्ट्री स्टोरी सुनते हैं कि उसको प्रॉब्लम्स क्या चल रही है। तो फिजिकली प्रॉब्लम सुनने से उसको रेफरेंस पता चल जाता है कि इसका फलाना फलाना प्लेनेट इसको डिस्टर्ब कर रहा है।
फलाना फलाना प्लैनेट, जैसे हमें ये पता रहता है कि जैसे 1 महीना पहला कोई प्लैनेट चेंज हुआ है, शनि चेंज हुआ है, तो कुछ लोगों के लिए तो बहुत फेवरेबल हो गया, कुछ लोगों के लिए नहीं है। सपोज समवन सेज कि जी पिछले 1.5 महीने इस फलानी डेट से मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया हूँ, मेरे सारे इसका मतलब है इसको शनि का ढैया या कुछ शुरू हो गया जी। और शनि से रिलेटेड कोई बीमारी या उसको कोई शनि से रिलेटेड प्रॉपर्टी इश्यूज कुछ वो अपनी प्रॉब्लम्स में बता रहा है हमको, तो पहले फिर वहां पे सुनना होता है जी। तो फिर आप उस साइंस से उसका हल निकालते हैं। ठीक है। अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है तो वैसे तो उससे पहले उसकी वाइफ की हॉरोस्कोप मिल जाएगी, उसके बच्चे की मिल जाएगी, फादर कहीं किसी की मिल जाएगी, तो लास्ट में उसको पूरा कंप्लीट करने के लिए उसके वो भी ले लो आप, ठीक है। तो फिर कोई वो रहेगा ही नहीं। तो अगर मैं देखूं कईयों के पास मिसिंग नंबर्स होते हैं, कुछ नंबर्स नहीं है, तो उसके कारण भी लाइफ में इफेक्ट चल रहे होते हैं, तो इस चीज को कैसे ठीक कर सकते हाँ, हैं? तो ये आजकल यही ट्रेंड चल रहा है लो शू का, इसको ये न्यूमरोलॉजी का पार्ट है लो शू, ये बेसिकली फेंग शुई का कंसेप्ट है, ठीक है, इसको बोलते हैं लो शू ग्रिड। उसमें क्या होता है कि 9 खाने बना के आपकी डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर दी जाती है, उसका एक कांस्टेंट पैटर्न है, जैसा कांस्टेंट पैटर्न है वैसे वैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ के नंबर फिट कर दिए जाते हैं 9 हाउसेज में। जो नंबर मिसिंग्स रहते हैं उन नंबर से रिलेटेड आपको उपाय करवाए जाते हैं, उन नंबर को इंक्रीज करने के लिए, आपकी लाइफ में लेके आने के लिए आपको कुछ चीजें वियर करने के लिए बोली जाती है। Okay. जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी की हॉरोस्कोप में 6 नंबर मिसिंग है, अगर उसकी हॉरोस्कोप में 6 डेट ऑफ बर्थ में, नॉट हॉरोस्कोप में 6 नंबर अगर मिसिंग होगा ना, उस आदमी को अपनी लाइफ में किसी चीज का क्रेडिट नहीं मिलेगा। Okay. वो ऑलवेज रिग्रेट करता रहेगा, मेरे साथ तो यार ये हो गया बुरा, मेरे साथ तो कुछ अच्छा ही नहीं हुआ, हमेशा रोता रहेगा। और सबसे बड़ा इसका क्या इम्पैक्ट होता है, उसको अपने बच्चों से कोई फायदा नहीं मिलता, बच्चे उसका कोई देखभाल नहीं करेंगे, 6 नंबर मिसिंग, और उसकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी, उसके बिल्कुल हाथ से जैसे बोलते हैं लड्डू मुंह में आते आते रह जाएगा। 6 नंबर मिसिंग है तो उसके लिए फिर क्या होता है, आपको गोल्डन रिस्ट वॉच पहननी चाहिए, जिसका गोल्ड प्लेटेड रिस्ट वॉच हो और नीडल सुइयों वाली हो जिसमें टिक टिक आवाज आती है, तो आपको वो वियर करनी चाहिए, आपकी ये वाली प्रॉब्लम उससे हमेशा सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो आजकल तो लोगों में काफी ट्रेंड चला ना, नाम चेंज भी करते हैं, कुछ स्पेलिंग्स हो चेंज जाता है। कर हाँ जी, देते हाँ जी, हैं। तो वो भी द सेम कंसेप्ट है ना, आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ से आपका लकी नंबर निकाला जाता है, तो लकी नंबर के बाद जो आपके नेम्स के अल्फाबेट्स होते हैं, नेम के अल्फाबेट्स की अलग से वैल्यूज होती हैं, वो वैल्यूज पुट करके देखी जाती है। अगर तो आपकी डेट ऑफ बर्थ के लकी नंबर के साथ आप अलाइन हो रहे हो देन इट्स ओके, नहीं तो एक आधा डिजिट ऊपर नीचे किया जाता है कि आप उसके साथ अलाइन हो जाओ, आपको वो वाइब्रेशन मिलनी शुरू हो जाती है। तो जैसे कईयों के पास मिसिंग नंबर होते हैं, कईयों के पास एडिशनल नंबर होते हैं कि ज्यादा बार ही रेपिटेटिव नंबर्स आ रहे हैं, तो क्या इससे नुकसान होता है कि फायदा होता है? जैसे मैं बताऊं, जब एक नंबर है, एक नंबर अगर किसी की उसमें डेट ऑफ बर्थ में 3 बार या 4 बार 3 से ज्यादा रिपीट हो गया, वो बहुत ज्यादा टॉकेटिव होगा पर्सन, बोलेगा बहुत, ब्ला 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 हर बात में बोलता ही रहेगा, स्पीच का नंबर होता है। अब 9 नंबर बढ़ गया, किसी की डेट ऑफ बर्थ होगी 19 सितंबर 1992, कितने नए आ गए है ना, तो 9 नंबर वो दूसरों का ही भला करता रहेगा, अपने बारे सोचेगा ही नहीं, ओवर हो गए ना। 2 नंबर ज्यादा आ गए, ओवर थिंकर, ज्यादा ही डिसीजन क्लियर होंगे लाइफ के, सोचेगा ही नहीं, पहले करेगा बाद में सोचेगा। 2 नंबर मिसिंग होगा तो सोचता रहेगा करूं के ना, अगर 3 4 2 आ गए फिर सोचने की जरूरत ही नहीं है, वो भी गड़बड़ है। तो ये होता है इम्बैलेंस। तो एक और होता है कि जैसे मान लो किसी का तो चलो 1 to 9 है, डेट ऑफ बर्थ ऐसे आ गई, राइट, पर किसी का ऐसे है कि 2 नंबर से मिल रहा है, जैसे मान लो 2 + 1 मतलब कि 21 है, 2 + 1 3, तो अब 3 को देखें, 1 को देखें, 2 को देखें, किसको देखें? नहीं, अगर आप देखिए डेट ऑफ बर्थ अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से चलोगे, डेट ऑफ बर्थ सपोज करो 21 दिसंबर समथिंग आ गया किसी का, तो उसका जो प्राइम नंबर है, मूल नंबर है, वो 2 + 1 3 गिना जाएगा, उसका लकी नंबर 21 नहीं गिना जाएगा, 21 नहीं। लेकिन जब आप लो शू ग्रिड बनाओगे कि कौन सा नंबर है या नहीं है, उसमें 2 और 1 दोनों ही डालोगे, उसमें 2 और 1 दोनों ही डालेंगे, लेकिन अगर आप उसका वो 21 जिसकी डेट ऑफ बर्थ आ गई मीन्स वो 3 नंबर का बंदा है,
3 नंबर का बंदा है, तो उसमें कुछ पर्सनैलिटीज नहीं होगी 2 और 1 की? बिल्कुल होती है। ओके। 3 नंबर जैसे वो बंदा जुपिटर से रिलेट करता है। अब हम्म। वैदिक आ गया ना, अब जुपिटर स्पिरिचुअल, वो बंदा की लाइफ में गुरु का बहुत रोल होगा। ओके, 3 नंबर वाला बंदा बहुत छोटी उम्र से काम करना शुरू कर देता है। मतलब ये इसके पास मिक्सचर ऑफ पर्सनैलिटीज आ गया कि 3 की भी पर्सनैलिटी है, 2 की भी और 1 की भी है? नहीं 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 नहीं, ओके। 3 की ओनली यू, आपको 3 से ही बोलना है। 3 का रिजल्ट आएगा, 2 की नहीं। उस देखो क्या होता है, पूरी डेट ऑफ बर्थ से उसकी लाइफ में क्या क्या मिसिंग है हम्म। वो हम देखते हैं लो शू ग्रेड से हम्म। नंबर पुट करके, जिस चीज की कमी है वो डलवा दी, हम्म। उपाय करवा दिए। लेकिन नेचर ऑफ ए पर्सन, ट्रेट ऑफ ए पर्सन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पर्सन, वो उसके सिंगल डिजिट नंबर से ही होगा। ओके। अगर कोई सपोज किसी की डेट ऑफ बर्थ 10 है, 1 + 0 10, तो वो 1 नंबर का बंदा है, ओके। उसको सन ऑपरेट कर रहा है, तो उसकी सारी क्वालिटी सन वाली होंगी। ठीक है। एम्बिशियस होगा, अकेला रहना पसंद करेगा, ये सारी क्वालिटीज होंगी उसकी। हम्म। अब पूरे नंबरों को आप जोड़ लोगे तो लास्ट में जो नंबर आता है उसको बोलते हैं हम डेस्टिनी नंबर। ठीक है। जो एक नंबर होता है डेस्टिनी। अब एक इसमें आपको सीक्रेट बता देता हूं मैं, जो बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं बताएंगे। 2 नंबर आ गए, एक तो आपका प्राइमरी आ गया फर्स्ट, एक आपका सारा एडअप पे लास्ट आ गया, जो जिसको बोलते हैं डेस्टिनी नंबर। आपके जो आदतें होंगी, आपका जो स्वभाव होगा, आपकी जो नेचर होगी, वो होगी फर्स्ट वाले नंबर से। ओके। सपोज कोई 23 नंबर है, तो उसकी नेचर होगी 5 नंबर वाली, ओके। प्लेनेट वाली। उसका 5 नंबर वाला स्वभाव, नेचर, बात करने का तरीका, रहना सहना, माइंड 5 नंबर से चलेगा। लेकिन सपोज उसके सारे नंबर हम जोड़ दें और लास्ट में 1 आ रहा है, तो उसका जो वर्क कंसेप्ट होगा ना, उसका करियर, वो 1 से चलेगा। वो 1 से चलेगा। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत फैला दी है ये न्यूमरोलॉजिस्ट बोलो या ये सोशल मीडिया, कि जो फर्स्ट नंबर आ गया ना उसी से ही काम देख रहे हैं, उसी से ही नेचर देख रहे हैं। ये नहीं होता। ठीक है। यहाँ पे एक थिन लाइन है। आप बहुत सारे बंदे आप देखोगे, नंबर तो मेरा 1 है प्राइमरी, तो उसमें बताया गया 1 नंबर वाला बादशाह होता है, किंग स्टाइल होता है, ये होता है। ऐसा हो तो कुछ नहीं रहा। वो स्वभाव में यही सब लेके घूम रहा होगा, अकड़ू, स्टाइलिश, ये वो, लेकिन उसकी लाइफ का वर्क, काम करने का तरीका या उसका करियर नहीं उतना ऊपर ग्रो कर रहा होगा। पता चला कि उसका जो डेस्टिनी नंबर है वो 8 है। 8 नंबर हो गया शनि का, मतलब उसको तो मेहनत ही करनी है। ठीक है। हो गया ना गड़बड़। हाँ, तो वही ना, सारी चीजों में कंफ्यूजन। तो ये नहीं, लेकिन इसके रूल्स हैं। अगर तो आपको पता है तो आप सही जाओगे। और 1 नंबर वाला, कुछ बंदे ऐसे होते हैं उनका नंबर 8 है और वो सारी लाइफ यही सोचते रहेंगे, न्यूमरोलॉजी को सोच, 8 नंबर तो बहुत मेहनत कराता है, हार्ड वर्क है। लेकिन जब उसका पूरा हम जोड़ेंगे ना, तो उसका नंबर आता होगा 5। सपोज 5 नंबर इज द मोस्ट लकीएस्ट नंबर। अगर वो डेस्टिनी नंबर में चला गया, वर्क वाले नंबर में चला, फिर तो आप सक्सेसफुल ही हो। ओके। तो जब ऐसे बंदे को कोई देखेगा नॉर्मली, जो परफेक्ट काम नहीं करता, वो बोलेगा तू तो 8 नंबर है, तू तो बस हार्डशिप ही होगा। वो बोलेगा मेरी तो लाइफ ऐसी है ही नहीं। तो वहां पे क्या काम किया, वहां पे 5 किया। सो दिस कम्स फ्रॉम द लॉन्ग प्रैक्टिस, ओके, लॉन्ग रिसर्च और प्रॉपर नॉलेज जी। तो वो बंदा, अब मैं दूर नहीं जाऊंगा, अभी धर्म जी एक्सपायर हुए हैं 8 दिसंबर 1935। अब 8 नंबर के बंदे को क्या बोलते हैं, हार्ड स्ट्रगल शनि बोलते हैं ना। तो आप उनका पूरा काउंट कर लो, ही वाज नंबर 2। तो 2 नंबर वाला बंदा बहुत इमोशनल होता है, क्रिएटिव होता है, क्रिएटिव थे, और मूवी बिजनेस। अब 8 के अकॉर्डिंगली अगर उनके काम की प्रेडिक्शन करोगे तो सही नहीं ना बैठती, बिल्कुल नहीं। 2 से बैठती है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। यस। सो अब हम अगर बात करें, जैसे समय तो बहुत कम है लेकिन सारे ही कहते हैं ना, सबके बारे में बात करनी होती है, तो वास्तु के बारे में मैं बात करना चाहूंगी। तो क्या कई लोग ना सीधा ही वास्तु पे जंप कर जाते हैं, चाहे उनके हॉरोस्कोप में स्ट्रगल दिखा रहा हो करियर वाइज, लेकिन सीधा वो वास्तु को ठीक करने लगेंगे, तो क्या ये नुकसान पहुंचाएगा? नहीं, ऐसा करना नहीं चाहिए। कि कितना इम्पैक्ट, क्या उसका इम्पैक्ट रहेगा? मतलब ऐसे जंप नहीं करना चाहिए। देखो क्या होता है, यू स्टार्ट फ्रॉम हॉरोस्कोप,
फिर आ गया आपके नंबर, फिर आ गया आपका वास्तु। अब फर्स्ट स्टेप पे ही अगर आपको सरफेस पे ही एक प्रॉब्लम पता चल गई, आपने उसका ही हल कर लिया, आपकी गाड़ी में कुछ दिक्कत आपको दिख रही है, सपोज दिख रही है, और आपने देखा कि थोड़ा सा एक मेरा नट ही लूज है, आपने उसको टाइट करवा लिया, 150 लग गए, ऐसा तो नहीं आप सीधा इंजन ही खोलने बैठ गए। हाँ बिल्कुल जी। यू सी, तो ये उसी तरीके का काम है। इंजन खोलो भाई, पता चला भी टायर ही पंचर था, हाँ हवा ही निकली हुई थी। वही बात आ गई वही है शुरुआत में हमने डिस्कस शुरुआत। किया तो था। इट इज, ये कोरिलेट सारा ऐसे चलता है। हाँ, आपने हॉरोस्कोप का सब करके देख लिया, नंबर का करके देख लिया, और दूसरी बात वेरी इंपॉर्टेंट इसमें चीज आ रही है, वास्तु पे आप तब जाओ जब पूरी फैमिली पे सेम मिस हैपनिंग्स या कुछ ऐसा बार बार हो रहा है। ओके क्योंकि सबकी कुंडली तो एक नहीं हो सकती ना। बिल्कुल। इट मीन्स के देयर इज समथिंग रॉन्ग एट योर हाउस, इन योर प्लेस जहां पे आप रह रहे हो। देन क्लियर हो गया ना कि यहाँ पे कुछ वास्तु का पंगा है। फिर आप उसमें ये भी देखते हो, ये घर जिसने पहले लिया था वो भी बर्बाद होके गया था। यहाँ पे वास्तु आता है जी। सो अभी मैं डिजिटल एरा की बात करूं तो डिजिटली तो हम सारी जगह प्रेजेंट हैं, हमारा एक स्पेस बना हुआ है, हमारी आईडी है, चाहे कुछ भी कर लो, ऑनलाइन सारा वर्क चल रहा है, तो क्या यहाँ पे भी फिर वास्तु का इम्पैक्ट रहता है? हाँ बिल्कुल रहता है। अब वास्तु, अब ये देखो, दिस इज गुड क्वेश्चन। इसके लिए ना वास्तु नंबर के लिए अलग करना पड़ेगा एक पोस्ट पार्ट। जैसे वास्तु बेसिकली 2-3 तरह का होता है। पहले तो मैं आपको बताऊं कैसे। इंडियन वास्तु बोलता है जी आप ये ऊंचा कर लो, ये नीचा कर लो, ये तोड़ दो, ये फोड़ दो। देखो अभी हम सोसाइटीज में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, हाउ इट इज पॉसिबल? ये पॉसिबल है कि आपको अपने मतलब का फ्लैट मिले या डायरेक्शन मिले? इट्स नॉट पॉसिबल। बिल्कुल। दूसरी बात, पहले घर खुले खुले होते थे, घरों में होते थे, आप कुछ तोड़ लेते थे, ऊंचा कर, यहाँ आप नहीं कर सकते हो। नहीं कर सकते। इट मीन्स इसका ये मतलब नहीं है कि वास्तु में प्रॉब्लम है। इसका मतलब है यू आर यूजिंग द रॉन्ग टूल। आप टूल रॉन्ग यूज कर रहे हो। अब यहाँ पे फेंगशुई और बीटीबी एक कंसेप्ट होता है, बीटीबी ओके, बुद्धिस्ट तांत्रिक कंसेप्ट, इसको बोलते हैं वेस्टर्न फेंगशुई। ओके। अभी आप ये देखो, पूरे यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, दिल्ली, बॉम्बे या चंडीगढ़, सब जगह अभी लोग फ्लैट्स में रहते हैं, तो यहाँ ऊंचा नीचा तो कर ही नहीं सकते। बिल्कुल। फिर यहाँ पे कैसे रेक्टिफाई करेंगे? तो यहाँ पे वो चीजें वो चीजें हम क्लब करते हैं, उससे रिजल्ट्स फास्ट इजी हो जाते हैं। और वो जो वास्तु है वो चलता है आपकी डेट ऑफ बर्थ से। उसमें डेट ऑफ बर्थ आपकी अगर पता होगी, ईयर ऑफ बर्थ पता होगा, तो आपकी डायरेक्शन लकी निकल आती है। अगर आप नॉर्मल इंडियन वास्तु के अकॉर्डिंगली बोलोगे तो वो सबको ही बोल देंगे कि ईस्ट फेसिंग चढ़ते वाला ले लो, अच्छा ही होता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसीलिए वास्तु भी कभी काम नहीं करता। ठीक है। उसका रीजन होता है। अब किसी किसी के लिए साउथ बहुत अच्छा होता है उसकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे एक ही पैटर्न पकड़ा हुआ है, बस साउथ बुरा ही होता है। ऐसा नहीं होता। साउथ अच्छा होता है, ये वास्तु की ही एक ब्रांच प्रूव कर रही है। वो अलग बात है कि आपको नहीं पता, इसलिए आप बोल रहे हो कि साउथ बुरा ही होता है। कईयों के लिए वेस्ट ही अच्छा होता है, और 50% लोगों के लिए ईस्ट अच्छा होता ही नहीं है। ओके, इट इज टोटल लॉस अगर आप डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करो। सो ये वास्तु में भी आगे 3-4 मतलब डिफरेंस है, मतलब लाइंस है अलग अलग। ओके, ठीक है ना। अब आप किसी गोरे को जाके अमेरिका में, कनाडा में जाके बोलो ये तेरा ईशान को नीचा कर ले, वो कहेगा व्हाट इज दिस? तो वहां पे अमेरिका में, सिंगापुर में टोटल वेस्टर्न फेंगशुई चलती है। ओके, ब्लैक हैट सेक्ट बोलते हैं इसको। ये एक मंथ में रिजल्ट देता है, इट्स वेरी फास्ट। अब इंडियन वास्तु बोलता है नॉर्थ में हमेशा पानी ही रखना चाहिए, बोलते हैं ना। तो आप अगर उसमें एक कॉन्सेप्ट है वेस्टर्न में, अगर आप सपोज किसी के घर की बैक नॉर्थ में आ गई, एक सिंपल सा फार्मूला बता देता हूँ। आपके घर की बैक में अगर टैप लग गई, कोई भी डायरेक्शन हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, बैक में अगर टैप लग गई, पानी आ गया, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सो सर अगर मैं बात करूं, आप कहाँ कहाँ अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, कौन कौन से एरिया में? मैं
बेसिकली पंजाब में अभी मैं यूएसए का ट्रिप लगा के आया हूँ। ओके। यूएसए, कनाडा, ऑल ओवर वर्ल्ड ही है, समझ लो आप। यूरोप में भी, बॉम्बे में रहा हूँ मैं ओके। 2-3 साल ऑलमोस्ट। तो अगर किसी ने जैसे वास्तु वगैरह है तो वो फॉरेन कंट्रीज में अपना ठीक करवाना हो, उसके रिगार्डिंग करना हो सर्विसेज, तो फिर आप वहां पे भी ट्रैवल करते हैं? हाँ देखो, ऐसा होता है, अगर तो देखने की जरूरत हो कंपलसरी, फिर तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आजकल वीडियो से या मैप से भी मंगवा के, उससे भी पता चल जाता है। ओके। वो कोई बिग डील नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर इंडिया में कहीं भी है तो फिर बेटर यही रहता है कि अंदर तो ट्रैवल करके जाया ही जाता है। जैसे ओके। बॉम्बे में ट्रैवल करता रहता हूँ, ठीक है ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड तो अभी किया ही है काफी, ठीक है ना। तो अमेरिका, कनाडा तो सब जाते ही रहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं भी आ सकता तो अपना 3D आजकल चार्ट, अपना मैप आप भेजो, आजकल तो 3D भी बन जाते हैं, तो उसमें सारी डिटेल्स पता चल जाती है। ओके। वीडियो बना के भेज दो, आप कुछ भी करो। तो अगर मैं बात करूं, कई लोग कहते हैं कि अगर सारा कुछ मतलब ये प्लैनेट्स में ही है, प्लैनेट्स की दशा ही बताएगी हम सक्सेसफुल होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो फिर मतलब हार्ड वर्क करें ही क्यों, फिर हम काम करें ही क्यों, एस्ट्रोलॉजी वगैरह ये कंसेप्ट कुछ नहीं नहीं होते? नहीं, वो तो फिर ये हो गया ना कि आप बाबागिरी में पड़ गए ना, वो तो जंबो बम्बो हो गया ना। देखो, जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि प्लेनेट सैटर्न इज ए प्लेनेट, वो मांगता ही हार्ड वर्क है, वो मांगता ही हार्ड वर्क है। राहु आपसे स्ट्रेटेजी मांगता है, तो वो भी मेहनत है ना जी। बैठे बैठे थोड़ी हो जाएगा जी। तो जो मंगल प्लेनेट है, मंगल फिजिकल लेबोरियस का प्लेनेट है, आपको फिजिकली मेहनत करनी पड़ेगी। अब स्पोर्ट्समैन जितने भी हैं, आर्म्ड सर्विसेज में है बहुत सारे लोग, पुलिस में, आर्मी में, तो उनका प्लेनेट मंगल है, उनको उस तरीके से देखता है। तो आपको अगर एक बार पता चल जाए ना कि आपका कौन सा मेन प्लेनेट है, आप उसी दिशा में फिर मेहनत करो, तो फिर आपकी मेहनत ईजी हो गई, कम हो गई, स्ट्रगल, मेंटल स्ट्रगल भी कम हो गई, फिजिकल स्ट्रगल भी कम हो गई। तो हमने अभी ये तो जान लिया कि ये सारे कैसे एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं, लेकिन अगर तीनों कॉन्सेप्ट्स को समझना हो, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु, तो कैसे एक एक लाइन में कैसे आप डिफाइन करेंगे कि तीनों को सेपरेटली? सेपरेटली तो मैं ऐसे डिफाइन करूंगा कि फर्स्ट आपको अपनी हॉरोस्कोप दिखानी चाहिए कि आप लाइफ में अगर स्ट्रगल कर रहे हो तो कौन सा ऐसा प्लेनेट है जो आपको स्ट्रगल करवा रहा है, कौन सा प्लेनेट आपको देने के लिए बैठा हुआ है, आप उसको रेज नहीं कर रहे हो। यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और वहीं से हम मैं क्लब करता हूं कि आपकी नंबर, डेट ऑफ बर्थ में भी क्या वो प्लेनेट मेजर रोल प्ले कर रहा है, तो दोनों को क्लब किया जाता है। तो ये दो, जब हम हॉरोस्कोप में देखता हूं, नंबर और हॉरोस्कोप तो दोनों समझ लो आपको कॉम्बो मिलेगा ही मिलेगा। ओके। तो एक्सेप्ट वास्तु, वो एक डिफरेंट है, उसके लिए हम कभी कंपेल नहीं करते। तो मैं प्राइमरी यही बोलूंगा कि गो फॉर एस्ट्रो न्यूमेरो, उसका कंसेप्ट होता है वास्तु का। आपको हमसे अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, अच्छा रिजल्ट आ गया है हॉरोस्कोप देखने के बाद, तो देन आपको लगता है कि ठीक है, अभी हमें अपना प्लेस, बिजनेस प्रेमिसेस भी दिखा के इम्प्रूव प्लस बोनस करना चाहिए, तो आप उसके लिए जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जाना चाहिए। ओके। सो एट लास्ट आप क्या लोगों को एडवाइस देना चाहेंगे इस पॉडकास्ट के जरिए? एडवाइस मैं यही देना चाहूंगा कि देखिए, डिजिटल मीडिया के फायदे बहुत है, लेकिन ये एक नेगेटिव पॉइंट है कि आप छोटा छोटा शॉर्टकट्स देख के अपने हिसाब से कुछ मत करो, इससे आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। कोई भी फील्ड है, किसी भी तरह का फील्ड है ना, आप किसी भी उस फील्ड के किसी भी स्पेशलिस्ट से मिलो, A1 2 3 कोई भी बंदा हो, ठीक है ना। गूगल आपको नॉर्मल ओवरव्यू दे देगा, लेकिन डिटेल में नहीं देगा। आजकल लोग बोलते हैं कि AI आपकी कुंडली निकाल देता है, चैट जीपीटी नहीं, चैट जीपीटी आपको रेक्टिफिकेशन, रेमेडीज, स्टोन्स, ये सारी चीजें नहीं बताएगा। आपको वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जो बेस्ड है सन के ऊपर, सन 30 दिन में एक साइन में चलता है, एक मंथ में, तो वो पूरी की पूरी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जो बेस्ड है, वो आपकी सिर्फ इन अजम्पशंस, प्रेडिक्शंस पे है। आपके साथ ये होगा, आप ये करोगे, आप इस तरीके के होगे, मतलब इट इज काइंड ऑफ अ हाइपोथेटिकल, दैट इज ओनली चैट जीपीटी इज गिविंग। अगर आपको पता कि 1.5-2 महीने में मेरा ये हो सकता है,
मेरा कौन सा प्लेनेट सही है, तो इसके लिए आपको प्रॉपर चार्ट की रीडिंग देखनी पड़ेगी। मैं कौन सा स्टोन पहनूं, मैं कौन से उपाय करूं, या मैं किस देवी देवते की, किस इष्ट की करूं, क्या मुझे मूर्ति पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्या मुझे गुरु के पास जाना चाहिए। और कुछ कुंडलियां ऐसी हैं उनको गुरु की जरूरत ही नहीं होती, और वो पूरी लाइफ बर्बाद कर देते हैं गुरु के चक्कर में। उनके प्लेनेट ही उनको गॉड ने ऐसा गिफ्ट पहले ही दिया होता है, मतलब, लेकिन वो उधर भाग के पूरी लाइफ बर्बाद कर दे। तो चैट जीपीटी ये नहीं बताएगा आपको, बिल्कुल। तो इसलिए डोंट गो, रैट रेस में मत जाओ जी। मतलब आप कंसल्ट करो, ठीक है। और सभी टूल्स जो रील्स में, शॉर्ट्स में सबको बताए जाते हैं, सभी पे वो लागू नहीं होते। एक ही चीज हर बंदे पे कैसे लागू हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। आपको कोई चीज खाने में सूट करती है, किसी को नहीं करती, तो हाउ इट इज पॉसिबल? ये तो बेसिक सी चीज है। यस। हाँ, तो मैं यही बोलूंगा कि मत ऐसे रैट रेस में मत जाओ, जस्ट बी पेशेंट, आराम से। जिसके पास भी आपने जाना है, अपना हॉरोस्कोप चेक कराओ प्रॉपर, उस अकॉर्डिंगली ही अपने सॉल्यूशंस करो। जी। सो अगर किसी ने आपको कंसल्ट करना हो तो कैसे कर सकते हैं? अब मेरी वेबसाइट है, मेरा नंबर है जी। आप नीचे आज आप दे दोगे, ठीक है, तो उससे आप कॉल कर सकते हो मुझे, जी। और टाइम ले सकते हो, कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट ले सकते हो जी। तो कुंडली देखी जाएगी, सारी डिटेल्स बता दी जाएगी। सो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच।